नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से बातें जहां हम करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, और आज भी वैसी बातें करेंगे व्यूअर्स आपसे। शुरुआत में एक चीज आपको कह रहा हूं, मैं भूल ना जाऊं इसलिए खुद को याद दिला रहा हूं। एक शेर सुनाऊंगा लेकिन प्रोग्राम के एंड में, और तब तक मैं सोचूंगा मैं कहूं कि नहीं कहूं, कहूं कि नहीं कहूं। सर है ऐसा खतरनाक है सर बहुत, लेकिन फिट है बिल्कुल, क्या कहूं। तो प्रदीप जी आ गए प्रोग्राम में, तो प्रदीप जी सारी बातें होंगी। आज महाराष्ट्र को लेकर के हम लोग ज्यादा बात करेंगे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या हुआ, और आप भी जानना चाहते हैं भाई क्या चल रहा है मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। तो देवेंद्र जी आ चुके हैं उसके लिए। तो देवेंद्र जी आज हमें पता बताई देंगे। और एक खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, अजीत शुक्ला जी, चुनाव विश्लेषक है। अभी 2 महीना महाराष्ट्र घूम करके आए हैं, और मैं तो अभी बस 5 मिनट ही मुलाकात हुई प्रोग्राम से पहले, और इसमें इतने में इन्होंने मेरे को कुछ कई किस्से सुना दिए। आप भी सुनेगा, बड़े मजेदार किस्से हैं आज महाराष्ट्र के इलेक्शन के, और आपको पता चलेगा कि क्या चल क्या रहा था और क्यों ये सबको हैरानी हो रही है कि ऐसे नतीजे आए। उनका कहना है कि भाई उनको लग रहा था कि हाँ ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन पहले सर हमको आज काइट फ्लाइंग करनी नहीं है, वो कहना पतंगबाजी नहीं करनी है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के। वैसे हम कौन सी कर पाएंगे, बगल में थोड़ी सी पतंग उड़ाई नहीं, काट देंगे ठीक है। लेकिन फिर भी आज जितनी और पतंगे उड़ रही हैं सर खामखा की, वो जरूर काटनी है। ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, नहीं दिल्ली आ जाएंगे, नहीं कोई बेटा डिप्टी सीएम बन जाएगा। तो वो सारी बातों पर आज थोड़ी क्लैरिटी तो हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले जरा अजीत जी के किस्सों से ही शुरुआत करते हैं। सर आप 2 महीना महाराष्ट्र में थे, और ईमानदारी से आपको लग रहा था ये नतीजे आएंगे? ईमानदारी से लग रहा था कि ऐसे ही नतीजे आएंगे, क्योंकि जब मैं विदर्भा के एरिया में गया था तो एक उम्मीदवार थे कांग्रेस के, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई ऐसा कोई तरकीब बताओ मुझे जिससे कि मैं बीजेपी की नज़र से बच जाऊं। अच्छा। तो मुझे फिर हैरानी हुई कि भाई ऐसा ये कैंडिडेट्स हैं। अभी विदर्भा का रिजल्ट आया है, 10% का लगभग 8-9% का जो है वोट शेयर जो है ज़्यादा है इंडिया ब्लॉक का, और ये उसके लिए लड़ना चाहते हैं, और इनका ऐसा क्यों सोच है। फिर मैं उसके पीछे तहकीकात किया तो पता चला कि भाई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हो रही है, लामबंदी हो रही है। जितने भी विधायक थे, मंत्री थे जो गुजरात के थे, वो हर डिस्ट्रिक्ट में थे वहाँ पे। अच्छा। खुद जो है विजयवर्गीय जी जो है इंचार्ज थे विदर्भा के, और बड़े ही एक्टिव तरीके से संघ भी लगा हुआ था। तो इतना ज़्यादा एक्टिवनेस था पिछले 4 महीने में, मैंने पहले कभी इतना ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं देखा था। महाराष्ट्र आप जाते रहे हैं चुनाव में? लगातार जाते रहे हैं चुनाव में। मैंने इतना एक्टिव कभी भी भाजपा को नहीं देखा जब रिजल्ट्स के बाद जितना एक्टिव विदर्भा में हुआ, और समस्त मतलब कि महाराष्ट्र में। इवन जो है अगर महाराष्ट्र की बात करें, अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र की, तो नॉर्थ महाराष्ट्र में जो है एक रिजल्ट आया था मालेगांव वाला, आपको शायद याद होगा। धुले का, और मालेगांव जो है जिसमें मालेगांव जहाँ पे 5 जीत गई थी और 1 हार गई थी। और वो एक कंस्टिट्यूएंसी के कारण मालेगांव कंस्टिट्यूएंसी के कारण हारी थी, जिसमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, वोटर्स ज़्यादा थे। उसका कहीं ना कहीं मैसेज वो उस पूरे एरिया में था, उनको बुरा लगा था, तो वो परकुलेट हुआ था। उसका जो है एक था, और एक चीज़ नहीं है, मतलब कि आप कोई एक फैक्टर से किसी इलेक्शन के रिजल्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। कई फैक्टर्स काम कर रहे थे कैंडिडेचर्स में। जो एक तरफ अगर विपक्षी पार्टी जो है वो 100 पूरा करने के लिए कि हमारा शतक हो जाएगा, हमारा शतक हो जाएगा। आप देख रहे थे संजय राउत बोल रहे थे कि भाई मेरा शतक पूरा होना चाहिए, हम लोग 2 दिन में शतक पूरा कर लेंगे। उधर कांग्रेस चाह रही थी कि मेरा शतक पूरा हो जाए। मतलब ये लोग कैंडिडेचर्स की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम ज़्यादा सीटें कौन लड़ेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीने से जब इलेक्शन हारी, उसके बाद से लगातार लगी हुई थी कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे, और उसके आधार पे इन लोगों ने जो है वो, आप देखिए 88% स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। 132 सीटें जीती है बीजेपी, 148 सीटें लड़के। और इसको क्या कहेंगे आप? ऐसी मोबिलाइजेशन आप कह रहे हैं आपने इससे पहले नहीं देखी बीजेपी आरएसएस में इतनी ज्यादा मोबिलाइजेशन नहीं देखी थी। और दूसरा चीज देखिए, कुछ भी कहिए, ये 3 बार का अगर उसके चीफ आर्किटेक्ट बोलिए तो वो देवेंद्र फडणवीस है। अच्छा। देवेंद्र फडणवीस जो है 2014 में पहली बार जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, और फिर रिपीट किया उन्होंने 2019 में। वो तो एक अलग तरह का एपिसोड हो गया ना। जीत तो गठबंधन की हुई थी, एनडीए की हुई थी, फिर एक अलग तरह का सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गया, और उसके बाद फिर जो है वो अपने मैसेज को कैसे परकुलेट किया जाए आम जनता के बीच में, वो चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं हर जगहों पे, हर सभाओं में जो है वो चीज़ों को लाया।
सबसे ज़्यादा सभाओं का भी उन्होंने सबसे ज़्यादा सभाएं की। और दूसरी चीज़ है, देखिए हर एरिया में, जैसे आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसमें अजीत पवार का कोई योगदान नहीं है। अच्छा। अजीत पवार, हाँ, अजीत पवार जो है वो जो वोट कभी नहीं मिलते थे असेंबलीज, लोकसभा इलेक्शन में जो नहीं मिले, लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई अजीत पवार की वजह से जो है नुकसान हुआ। लेकिन अजीत पवार ने कहीं ना कहीं जो वोटर्स थे, जो प्रो उनके एनसीपी को वोट दिया करते थे, वो लोग कहीं ना कहीं आए हैं उनके साथ, तब तो उनको 41 सीट्स आई हैं, नहीं तो नहीं आते। अजीत पवार की मैं बात करता हूं, लेकिन आपने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया। देवेंद्र फडणवीस 10 साल से बीजेपी के वहां पर सबसे बड़ा चेहरा सब कुछ थे। इवन जो आपने ये धुले वाली जो बात बताई है, इसको भी तो सबसे पहले वोट जिहाद किया कि देवेंद्र फडणवीस नहीं उठाया ना, जरूर, कि हम वोट जिहाद से हारे। और आप कह रहे हैं कि वो मैसेज था लोगों के, आम लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में। मुझे एंड दे फेल्ट बैड फॉर बीजेपी। हाँ, उनको बीजेपी के लिए बुरा लग रहा था कि हाँ, गलत बीजेपी क्यों हार गई, ये गलत हो गया वो। अच्छा। तो वो चीजें जो है एक दूसरा, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि मैं जब जा रहा था नासिक से मुंबई जा रहा था टैक्सी से, तो एक ड्राइवर थे, वो मुस्लिम समाज से थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, ठीक है, मेरी वाइफ को भी मिला है। वो लाड़की बहना के बारे में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उसका पेनेट्रेशन कैसे हुआ है। तो हर जगह मैं पूछता था कि लाड़की बहना का तुमको लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो वो उसके बारे में कहानी सुनाने लगा पूरा कि मेरी वाइफ को भी मिला है, इतना मिला है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ उनके ऊपर में, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सिंधे को दूंगा, सिंधे की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है। शुक्ला जी मिल गए तो बना रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे बना रहा है। तो इस वजह से मुझे विश्वास नहीं हुआ अंदर से। लेकिन इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट्स आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो सही बोल रहा था। क्योंकि जो पोलराइजेशन कभी बटोगे कटोगे नहीं होता है महाराष्ट्र में, लेकिन एक है सेफ है जो है वो था। बेसिकली जो है जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा पोलराइज नहीं थे इस इलेक्शन में, क्योंकि जो योजनाओं का लाभ मिला था, जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं, अगर उनको लाभ मिला है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति कृतज्ञ थे। अच्छा, ये दिखा, और ये सभी वर्गों में था। ये तो आप मतलब कन्वेंशनल विजडम की आप जो बात बता रहे हैं उसके विपरीत है कि भाई मुस्लिम्स इतने कंसोलिडेटेड नहीं थे या पोलराइज नहीं थे, बल्कि दूसरी ओर ज़्यादा हो गया था। मतलब हिंदूज पिछली बार की तुलना से ज़्यादा मानना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि 10 साल से केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो उससे जो है उन्होंने ये महसूस क्यों नहीं किया कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है। और ये तो एक ही योजना थी, मतलब कम से कम 10, 15, 20 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिसका लाभ हर परिवार को मिला, जो भी एलिजिबल था सबको मिला, और बिना भेदभाव के मिला। लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव सर जो बात अजीत जी कह रहे हैं ना, कल प्रोग्राम में आप नहीं थे, देवेंद्र भी नहीं थे, तो यहाँ यही चर्चा चल रही थी। मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन प्रोग्राम में बात हुई है तो इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि मुसलमानों ने 23% वोट दिया महायुति को महाराष्ट्र के अंदर। मतलब हंस रहे हैं, ये कोई भी हंसेगा इस बात, लेकिन ये दूसरे लोग हैं। 2 दिन में दूसरे व्यक्ति जो मुझे ये बात बोल रहे हैं, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीत पवार को मिले हैं, अगर टटकरे जीते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो भी रहा है, वो वहां पे मिला है। और वो बड़ा ही मिक्स्ड है, वो उसका पूरा एनालिसिस 2-3 दिन और हो जाए तो आदमी कर सकता है। अजीत पवार को कहीं जगह पे छिटपुट मिलते रहे हैं, तो वो परसेंटेज बड़ा हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको लाभ मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में जो है वो बॉम्बे एक बहुत बड़ा एरिया है, वो लघु भारत है। वहाँ पे यूपी बिहार के नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएंगे आपको, साउथ इंडियन भी मिल जाएंगे आपको। साउथ इंडियन में सिटीज हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, मतलब कि सभी प्रांत के लोग मिल जाएंगे आपको। गुजराती भी हैं, बहुत सारे डोमिनेंट पॉकेट हैं। तो गुजराती में ज़रूरी नहीं है कि वो गुजराती सिर्फ हिंदू गुजराती हैं, मुसलमान गुजराती भी हैं। यूपी और बिहार के जो लोग हैं वहाँ पे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू हैं, वो मुस्लिम भी हैं। अगर उन लोगों को लाभ मिला है तो क्यों नहीं वोट कर रहे होंगे। और वहीं पे जो है, अगर एनसीपी से 2 कैंडिडेट्स थे, उसमें उनका वो रिवर्स क्वेश्चन है ना, लाभ तो मिलता रहा है, क्यों नहीं वोट किया आज तक? आज तक तो नहीं किया। नहीं, उसके लिए कोई एक लीडर। कितना लाभ मिला? जम्मू कश्मीर से ज्यादा कहाँ लाभ मिला? क्या हुआ अभी? उत्तर प्रदेश, कश्मीर में 1 सीट नहीं। देखिए, एक इलेक्शन का ज़्यादातर नेता एक इलेक्शंस के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको मिटिगेट करो, और जो आपके सपोर्टर्स हैं उसको एग्रावेट करो।
तो यहाँ पे ये पूरी तरह से लागू किया गया कि जो ये कामयाबी के साथ ये कामयाबी के साथ 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। भाई हमको वोट न दें, लेकिन एकजुट होकर हमारे खिलाफ न दें, हमारे खिलाफ एग्रेसिव ना हो। नहीं सफल हुए। ये लोकसभा चुनाव का जो सेटबैक बीजेपी को लगा, वो उसका एक बड़ा कारण ये था कि बीजेपी को लगने लगा इतनी योजनाएं, इतना बिना भेदभाव के हमने दिया सब कुछ, सबको फायदा हुआ, सबकी जिंदगी में बदलाव आया है, तो कुछ तो असर होगा। कोई असर नहीं हुआ। तो वो मैं तो सरदार पटेल वाली बात फिर से दोहराऊंगा। झंडेवालम की सभा में उन्होंने लखनऊ में कहा कि भाई आप कहते हैं कि हमारी वफादारी पर संदेह क्यों कर रहे हो, तो बोले कि कल तो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान बनाना है, आज एक रात में कैसे दिल बदल गया, ऐसा क्या हो गया? अब सर वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमेशा से मोदी और मुसलमान। आज तो ये हालत है कि जरा बीजेपी वालों को भी कही ना, मुसलमानों का वोट मिला है तुमको, तो वो भी थोड़ा नजरें बचाएगा कि नहीं नहीं भाई मुझे मत नहीं, अरे मोदी को छोड़ दीजिए, आप लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए और अभी के चुनाव में राजनाथ सिंह को ले लीजिए। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें राजनाथ सिंह हारे हैं। बीजेपी तो ये मानना चाहेगी कि हाँ हमारा एक रहोगे शेख रहोगे नारा चल गया और हिंदू एक हो गया, हिंदू के वोट से हमको इतनी बड़ी जीत मिल गई। उसके अलावा इतनी बड़ी जीत मिल ही नहीं सकती। जरा एक बार फिर से फडणवीस फैक्टर की ओर बातें हुए, जैसा अभी अजीत जी ने कहा कि भी महाराष्ट्र में एक बहुत डोमिनेंट फिगर है देवेंद्र फडणवीस। अब लेकिन चर्चा इसलिए ज्यादा है कि महाराष्ट्र में कुछ और तो नहीं होने वाला। अभी आज तक तो चर्चा थी कोई बिहार मॉडल तो नहीं चल जाएगा। नीतीश कुमार को बीजेपी बना ही रही है ना, इतनी बार से 20 साल से मुख्यमंत्री बना ही रही है उनको। नहीं देखिए ये बड़ा 10 सेकंड सर, लेकिन अब उससे आगे बात हो रही है कि भाई कोई राजस्थान मॉडल तो नहीं आ जाएगा, भजन लाल शर्मा वाला, मोहन यादव वाला एमपी वाला तो नहीं आ जाएगा, नायब सैनी वाला हरियाणा वाला। आला कमान माई बाप आ जाए, क्या मन में आ जाए और मतलब फिर क्या ना हो जाए। आप आला कमान के विजडम पर सवाल उठा रहे हैं कि वो बिना सोचे समझे सो के उठते हैं और सुबह कहते हैं कि इसको बना दो। मुझे आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून याद आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, उसी में छपता था। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है हटा दिया गया था। एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश हैदराबाद पहुंची, सारे एमएलए लाइन से खड़े थे स्वागत के लिए, और आके लक्ष्मण कार्टून में दिखा रहे हैं जैसे वो परेड की जो है का मुआयना करते हैं ना, उस तरह से एक जगह रुकती है और पूछती है, हे व्हाट्स योर नेम, यू विल बी द नेक्स्ट सीएम। अच्छा, तो ये कल्चर नहीं कह रहा हूं मैं, शायद वो जो जानते हो और जो बिहार की बात करते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई स्टेट लेवल का लीडर नहीं था। महाराष्ट्र से उसकी तुलना कैसे हो सकती है? आपके लिए डन डील है ये देवेंद्र फडणवीस? मेरे हिसाब से तो अगर बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहेगी तो देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाएगी, अन्यथा देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अजीत पवार ने वो दांव पहले खेल दिया है, सपोर्ट कर दिया है। हाँ। अजीत पवार को मालूम है कि अगर एकनाथ शिंदे बन गए फिर से मुख्यमंत्री, तो मराठा राजनीति, मराठा नेता के रूप में एकनाथ शिंदे पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाएंगे। देखिए फिर अजीत पवार का क्या होगा? वो शिंदे सेना इसको बहुत डाउनप्ले कर रही है कि भाई अजीत पवार ने अपने मुंह से नहीं कहा एक बार भी कि देवेंद्र फडणवीस को हम समर्थन करते हैं। उनके नेता बोल रहे हैं कि फडणवीस जी बन जाए, हमको एतराज के बिना बोल रहे हैं। ऐसा ये रामदास आठवले जी मैं आज दिन में कह रहा था कि ऐसा एक नेता होना चाहिए हर राज्य में, और कुछ तो मजा रहे बात करने में। और उन्होंने कहा देखिए बीजेपी आला कमान ने तय कर लिया है कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और जब से खबर शिंदे साहब को मिली है वो बहुत नाराज हैं, लेकिन उनको नाराज नहीं होना चाहिए। अभी 4 कदम पीछे हटे थे देवेंद्र फडणवीस 2019 के अंदर, अभी 2.5 साल पहले माफ कीजिएगा, तो आप वो 2 कदम पीछे हट जाए, और आपको अगर डिप्टी सीएम नहीं बनना है तो आप केंद्र में चले जाओ। तो शिंदे सेना के किसी नेता ने बोला कि आठवले साहब से यही कहिए, सुझाव देना है तो मोदी जी को जाके दें। मीडिया में ना इस बात को बोले। बताइए देवेंद्र, कोई एक पतंग मेरी चलती रहने दीजिएगा। इसमें 2-3 चीजें सौरभ। पहली बात तो ये कि सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कल पहली बार शीर्ष स्तर से एकदम नहीं लेकिन बड़े लेवल से शिंदे को ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि जो महत्वपूर्ण महकमे हैं जो उसको नहीं देना है वो दे। जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उसमें हमें ये बताया गया कि तब शिंदे ने ये कहा कि फिर ऐसे कंडीशन में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो उनके पास जो मंत्रालय थे
वो अभी हमारे पास होना चाहिए। उसमें उनका सबसे ज्यादा जोर होम नगर विकास पे रहता है। नगर होम से ज्यादा नगर विकास। होम देवेंद्र फडणवीस की फर्स्ट चॉइस होती है, लेकिन नगर विकास शिंदे चाहते हैं। जो हमें अभी तक जानकारी दी गई उसके हिसाब से बीजेपी नगर विकास भी बिल्कुल नहीं देगी। हाँ, दूसरी चीज की दिसंबर का पहला सप्ताह भी हो सकता है जब मुख्यमंत्री पद का शपथ हो। मतलब बीजेपी कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है। एक हफ्ता कम से कम और हो सकता है। उसके इंडिकेशन आज के इंडिकेशन वैसे ही थे कि बहुत जल्दबाजी नहीं है। और ये जब जल्दबाजी नहीं है तो ये एक स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी ये कि शिंदे लगातार रेस्टलेस हो रहे हैं, उनका कैंप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है इस रूप में कि महाराष्ट्र के जितने मराठी चैनल हैं, मराठी मीडिया हाउस के हैं, तो वो आमतौर पर देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं करते। उनको लगातार पॉइंटर्स और नैरेटिव बना बना के भेजा जा रहा है कि भाई ये चीज़ चलाना चाहिए कि शिंदे के पक्ष में क्यों शिंदे सीएम होने चाहिए। उसमें पॉइंटर्स, उन पॉइंटर्स के बारे में मैं बताऊं आपको, ये कहा जा रहा है कि अगर शिंदे नहीं बनते हैं तो उद्धव ठाकरे को उभरने का मौका मिल जाएगा। वो ये नैरेटिव चलाएंगे कि देखो बीजेपी ने अपना सीएम ले लिया, सेना का नहीं बनाया, तो अगर ये रहेंगे तो उद्धव ठाकरे दबे रहेंगे। दूसरी चीज़ की लोकल बॉडी इलेक्शन होना है। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। 2-3 साल में तो मुंबई महानगरपालिका का, ठाणे का, सब जगह के होने हैं। 2-3 साल में बहुत सारे लोग, और वो लाइफलाइन बोलते हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि हो सकता है उस चुनाव के लिए 6 महीने के लिए बना दिया जाए। और तीसरी चीज उसके बाद कि गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूटी में दिखी, इनके स्कीम्स सब इनके रहते हैं, तो कंटिन्यूटी में अगर दिखेगी तो उसका फायदा मिलेगा। कोई नया फेस आ जाएगा तो फिर उसके पास एक बड़ा बैगेज नहीं फडणवीस नए हो गए। हाँ, तो ये सारी चीजें सौरभ कही जा रही है। और ये सब तब हो रहा है कि जब बीजेपी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी उनको कम्युनिकेट कल पहली बार बड़े लेवल से कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का। और अभी तक के सिचुएशन को देखें तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी के भीतर जो चर्चाएं हैं, पहले मैं वो बता दूं, चर्चाएं सिर्फ 2 हो रही हैं, मुख्यमंत्री या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली भी खुल के बीजेपी कर रही है बात इस पर, अंदर खाने हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अंदर खाने बीजेपी के नेताओं के भीतर जो चर्चा चल रही है उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी कि या तो वो मुख्यमंत्री होंगे या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लिहाज से कि क्योंकि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो बीजेपी संघ ये चाहता है कि एक फॉरवर्ड बैकवर्ड का कॉम्बिनेशन रहे। जैसे अभी जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के आने वाले, देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और संभवतः दिसंबर के पहले सप्ताह में उनका शपथ हो, या 30 तारीख हो या दिसंबर के पहले सप्ताह में शपथ हो। अभी तक का सिचुएशन यही है। और अजीत पवार के बारे में आपको बताऊं कि अजीत पवार ने, जो सोर्सेज के द्वारा हमें बताया गया, उनका एक लाइन था कि मैं इस व्यक्ति को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिंदे के लिए सीधा क्लैश है। उस कंडीशन में आप का क्या बिगाड़ लिया भाई शिंदे जी ने? इतनी नाराजगी क्यों? 2 वजह है। एक पहली बात तो ये है कि एक तो मराठा एंगल वाला रहता है, लेकिन दूसरी ज्यादा बड़ी वजह यह है कि खुद अजीत पवार भी प्रशासन में बहुत पकड़ रखने वाले नेता जाने जाते हैं। कई सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जिसमें वो देवेंद्र फडणवीस से ऑलमोस्ट मैच कर सकते हैं, या हो सकता है कहीं भारी भी पड़े। तो ऐसे में जब प्रशासन में सीधा दखल रखने वाला व्यक्ति उसी सरकार में शामिल हो, मुख्यमंत्री उनकी नज़र में ऐसा है कि जिसके पास इतना अनुभव नहीं, इतनी जानकारी नहीं, इतनी योग्यता नहीं, इतनी इसकी पकड़ नहीं, लेकिन चला ये रहा है, तो वो ईगो अपने आप में बड़ा ईगो होता है। आज एक जोक आया सौरभ, जोक है, जोक के तौर पे ही लेना चाहिए, लेकिन मजेदार है इसी संबंध में है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नतीजे के बाद राहुल गांधी को फ़ोन किया। अच्छा। और फ़ोन करके बोला कि यार हम लोग तो चुनाव हार गए। तो राहुल गांधी का जवाब था कि यार तुम अपना देखो, मैं तो रोज ही हारता हूँ, तुम अपना देख लो। पर राहुल गांधी ने ये बता दिया कि भाई हार जीत अपनी जगह पर, मुद्दे मेरे यही रहेंगे। अभी अजीत जी से पूछते हैं ये उनके मुद्दों की कितनी आपने कितनी प्रतिध्वनि सुनी उसकी, लेकिन वो अभी उनके पॉलिटिक्स इस पे ही रहने वाली है, जाती जाती। नहीं, उनकी पॉलिटिक्स किस पे रहेगी ये तो वही तय करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप कुछ करते हैं तो उसका एक लगातार जो है उसकी समीक्षा भी करते हैं कि ये सही दिशा में जा रहा है। आप सड़क पर चलते हैं तब भी आप जहाँ पहुँचना है आपको लक्ष्य पता है, रास्ता आपको चुनना है कि सही रास्ते जा रहे हैं कि हम उल्टे तो नहीं जा रहे हैं। तो अगर उल्टे चल दिए तो हम कहेंगे कि हम इसी पे चलते रहेंगे, हमको तो चलना इसी रास्ते पर है। तो इस तरह की जिद से आप पहुंचेंगे कहाँ? तो आजकल मैप लगा के चलते हैं ना लोग, किसी ने मैप ही गलत फीड कर दिया उसमें तो अब ये आप ज़्यादा मजाक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि राहुल गांधी को अपने 20 साल की राजनीति और राजनीतिक फैसलों पर की समीक्षा करनी चाहिए या पुनर्विचार करना चाहिए।
कि उससे उनकी राजनीति को कितना फायदा हुआ, उनकी पार्टी की राजनीति को कितना फायदा हुआ। ये कहने से कि मैं ये बोल रहा हूं और यही बोलता रहूंगा, पार्टी चाहे डूब जाए, जो वाक्य वो नहीं बोलते हैं, उसका अर्थ यही होता है कि पार्टी डूबे उबरे हमसे कोई मतलब नहीं है, हम इसको सही मानते हैं, हम यही बोलते रहेंगे। और दुर्भाग्य यह है कि उनकी पार्टी में अब कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो जान के उनको बोलने का साहस कर सके कि नहीं आप गलत हैं, आप इसको ठीक कीजिए, सुधारिए। ये कहने वाला कोई है नहीं। अभी तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि हमारे साथ ऐसा हो गया। आप देखिए जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के बयान आए हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं ईवीएम से हो गया और ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतनी सीटें इनको आ जाएं और हम इतने कम सीटों पर रह जाएं। उनके कैंपेन की जो मुद्दे थे आप सुनते थे जमीन पे, जातिगत आरक्षण और बाकी संविधान ये बहुत ज्यादा इसका शोर नहीं था। अच्छा, एक्चुअली सबसे ज्यादा शोर इन सब चीजों का था जो योजनाएं थी, क्योंकि हम लोग इनकम्बेंट गवर्नमेंट में ये मैप करते हैं कि उसकी योजनाएं कैसी चल रही हैं, उसका अगर वो नाराज है तब तो फिर दूसरी तरफ जाएगा नहीं। इन लोगों ने पहले ही डिरेल कर दिया ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव अब नहीं लड़े जाते हैं, आप देखिए हरियाणा का इलेक्शन देखिए या अभी जस्ट जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी शाह जो एक तरीका है लड़ने का जो आए हैं जब से, तो वो नगर निगम का भी चुनाव होता है तो उसी उन इंथुजियाज्म के साथ लड़ते हैं जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं वो उसी इंथुजियाज्म के साथ लड़ते हैं जिस तरह से पंचायत का चुनाव होता है। जहां महाराष्ट्र का बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, ठीक है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, वहां पे अभी नहीं हुए हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है, आरक्षण को डिलिमिटेशंस को लेके कुछ मामला है कई जगहों पे, मतलब बीएमसी को अगर छोड़ देते हैं तो भी, तो जैसे नासिक है, पुणे है, बड़ा बड़ा नगर निगम है, वहाँ पे बड़े शहर हैं, अर्बन पॉकेट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्शंस है। तो वो उस तरह से वो ट्रेडिशनल मॉडल पे कांग्रेस लड़ती है चुनाव। अब पुराने लोकसभा के जो रिजल्ट्स थे वो 6 महीने में इन लोगों ने कार्य किया। अगर उसी मॉडल पे, अगर पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो मैं आया था वहाँ पे, जब घूमने गया था तो बता रहे थे कि रेवंत रेड्डी जो है यहाँ पे काम कर रहे थे। इस बार उनका कोई जिक्र नहीं था। थे तो वहीं पे सुना तो हमने भी जिक्र नहीं था उनका, कोई क्या कार्य किए ये नहीं मालूम, लेकिन वो लोग बता रहे थे कि रेवंत रेड्डी ने वहाँ कार्य किया था। अभी कोई जिक्र नहीं था, जबकि बीजेपी के नेताओं का, इसका मतलब है कि वो आरक्षण की बात, भाई 50% से ज्यादा आरक्षण हम बढ़वा देंगे। मुझे ये लगता है कि लोकसभा में कोई भी, हर इलेक्शंस यूनिक होता है और हर इलेक्शंस के अलग अलग मुद्दे होते हैं और उस पर इलेक्शन लड़ा जाता है। हर राज्य अलग है, यूनिक है, हर इलेक्शंस यूनिक है, बाय इलेक्शन यूनिक होते हैं और उसके रिजल्ट्स, उसके मुद्दे अलग अलग आते हैं। आप देखिएगा रिजल्ट्स भी बियॉन्ड पॉलिटिक्स के एक्सपेक्टेशंस के होते हैं। इस बार कहाँ किसी ने बताया कि 230 सीटें आ जाएंगी, 132 बीजेपी को आ जाएगी, कोई किसी ने नहीं बताया था इतनी सीटें। बहुत ज्यादा अगर कोई जा भी रहे थे, जो हाई रेंज देते हैं वो 200 जा रहे थे। तो सरकार के काम को लोग पसंद कर रहे थे। देखिए सरकार के काम को एक फैक्टर नहीं डिटरमाइन करता है। एक चीज और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस एग्रेसिव तरीके से पिछले 10 साल से इलेक्शंस लड़ रही है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वो उसके कंपेयर में कहीं नहीं खड़े होते हैं। वो हर चीज़ों को समझती है और जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश करती है और उसको एड्रेस करती है और उन मुद्दों को जो है कैसे वो सॉल्व करेगी उसका एक नैरेटिव देती है लोगों को, इश्यूज का सॉल्यूशन भी देती है। और कांग्रेस आप कह रहे हैं 24 वाले पर्चे को दोहराती रही। वो पुराने नहीं, जैसे पुराने ट्रेडिशनल, वो उसका कमिटी ही बनता रहता है, हर कमेटी बन जाता है, फिर उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और अब जो है आज की डेट में इलेक्शन 24/7 का हो गया है। मोदी शाह के आने के बाद इलेक्शन जो है बहुत एग्रेसिव हो गया है और वो एग्रेसिव पिच पे जो है वो दूसरी पार्टियां जल्दी ठहर नहीं पाती हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ही मजबूत हैं वो ठहरती हैं, दूसरी जैसे टीएमसी जो है थोड़ा बहुत उससे फाइट कर पाती है, या अभी जो है हालिया इलेक्शन झारखंड हुआ या आम आदमी पार्टी हुआ, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बहुत हद तक। लेकिन जो मेन देख रहा हूं, जो पिछले 10 साल के रिजल्ट्स उठा के देख रहा हूं, इसमें लग रहा है कि कांग्रेस हर बार पिछड़ जाती है, हर बार कंप्लेसेंसी में जाती है, उसके अंदर वो एग्रेशन नहीं है, वो बचना चाहती है। आप एक स्टेटमेंट से देखिए कि एक उम्मीदवार जो बता रहा है कि भाई मुझे तरकीब बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में नहीं चढ़ूं मैं, ठीक है,
तो ये क्या रिफ्लेक्ट वो बच के निकल जाना चाह रहा है, मतलब वो बच के निकल, वो फेस नहीं करना चाह रहा है। हाँ। वो फेस नहीं करना चाह रहा है, तो ये बच के निकलने वाली बात हो गई ना। ठीक। जब आप नेता अगर उनके बच के निकल रहे हैं, इसका मतलब वो फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक। अब सर वैसे तो देवेंद्र जी ने बता ही दिया है, अगले हफ्ते की डेट नहीं दी है उन्होंने। सौरभ और ध्यान रखना चाहिए कि आज सुबह जो 2 कार्यक्रम थे, जब इस्तीफा देने जब वो गए थे कल, और संविधान वाला कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम में शिंदे वर्सेस फडणवीस बहुत रहा है। शिंदे ने कम्युनिकेट नहीं किया ठीक तरीके से, जो नॉर्मली वो करते रहे हैं, और ये कोल्ड बिहेवियर वहाँ बहुत आसानी से सारे लोग महसूस कर रहे थे, शिंदे और फडणवीस के बीच में। हाँ, तो अगले कुछ दिन आप देखेंगे शिंदे वर्सेस फडणवीस, और उसी स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी इसको ठंडा कर रही है, इस मामले को मतलब लंबा खींच रही है, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि शिंदे नाराज, उनके सारे लोग जैसे वहाँ पे 5 स्टार होटल में हैं, विधायक हैं, और वो जा के देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं ट्विटर पे। अब बताइए शिंदे इसमें चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे? यार मैं मुख्यमंत्री के लिए लॉबिंग कर रहा हूँ और ये क्या कर रहा है। सर आप निश्चित कर दीजिए तो फिर मैं वाइंड अप करूँ। नहीं, देखिए, ये महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हुई उससे पहले अध्यक्ष का मुद्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चल रहा था बीजेपी में। संघ से सुझाव मांगा गया था, संघ ने कहा था हमारी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र से बाहर जाना चाहें तो वो जब मना कर देंगे तब हम दूसरा नाम प्रस्ताव करेंगे। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नहीं जाना चाहते। ठीक है। और जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की वो भी नहीं चाहती, कोई विकल्प नहीं है। ठीक। देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। ग्रूम किया है इन्हीं दोनों लोगों ने देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र चलाना हरियाणा और राजस्थान नहीं है। बस मामला ठंडा होने का इंतजार, जैसा देवेंद्र ने बताया, उसका हो रहा है, और शायद थोड़ा कुछ दिन की बात और है, लेकिन नतीजा कमोबेश यही है जो आपने आज सुना। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, अजीत जी, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए पहली बार। देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।